सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 30 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है भारत में पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा का विकास 1813 से 1858 ईस्वी की काल अवधि के दौरान। आज का जो ये व्याख्यान है, भारत में जिसे कुछ लोग पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत कहते हैं, कुछ लोग उसे आधुनिक शिक्षा के नाम से जानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ पर लागू की गई। इन तीन प्रकार के जो नामकरण जो भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जो शिक्षा का जो स्वरूप तय किया गया, जो शिक्षा पद्धति यहाँ पर लागू की गई और अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में और अलग अलग भारतीय इतिहास लेखकों ने इसको तीन अलग अलग नामों से इसको अभिहित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, कुछ लोग कहते हैं आधुनिक शिक्षा का विकास और कुछ लोग कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान विकास हुआ। इन तीनों नामों को हम किस प्रकार से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, क्या इनमें किसी भी प्रकार की कोई साम्यता थी, इसकी हम व्यापक पड़ताल है इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। और साथ ही इस व्याख्यान के माध्यम से हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में भले ही वो वेस्टर्न एजुकेशन की पद्धति लागू की गई हो या वो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो या जिसे हम कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन लागू की गई हो, जो भी लागू की गई हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो भी प्रयास किए गए या अन्य सहायक लोगों ने जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान दिया तो उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके फलस्वरूप जो शिक्षा का जो ढांचा तैयार हुआ, वो शिक्षा का ढांचा है वो किस प्रकार का था, इसी को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास है वो करेंगे। इस व्याख्यान की एक बेहतर प्रकार से कड़ी जोड़ते हुए समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात है वो रखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रथम बिंदु के अंतर्गत जो बात करेंगे वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था क्या थी, क्योंकि जब तक हम परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो शिक्षा की जो नवाचार किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन प्रयोग किए गए, जिसे पाश्चात्य कहें, आधुनिक शिक्षा कहें या अंग्रेजी शिक्षा किए, जब तक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को हम नहीं समझेंगे तब तक हम आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ को भी भली भांति नहीं समझ पाएंगे। तो प्रथम बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे परंपरागत शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि आधुनिक शिक्षा कहते किसे हैं, इसके अर्थ को और इसमें किन किन तत्वों का समावेश होता है उसको समझने का प्रयास हम दूसरे बिंदु के माध्यम से करेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि मिशनरी शिक्षा के द्वारा आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के लिए क्या प्रयास किए गए या पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत के लिए क्या प्रयास है वो किए गए इनिशियल स्टेज पर। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1813 ईस्वी से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को शुरू किया, यानी यहां पर है कि जब पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को सरकारी स्तर पर प्रारंभ करने की घोषणा की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1813 ईस्वी से, तो हम उस घटनाक्रम को भी समझने का प्रयास है वो चौथे बिंदु के माध्यम से करेंगे। साथ ही भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में लोक प्रचलित इस एजुकेशन सिस्टम से संबंधित आंग्ल प्राच्य विवाद पर भी हम विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास है वो करने जा रहे हैं इस व्याख्यान के माध्यम से। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने का उद्देश्य आखिर में क्या था। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1813 से और 1853 ईस्वी के बीच अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने के लिए जो प्रयास किए गए उसमें किन किन व्यक्तियों का किस किस प्रकार का योगदान रहा। आठवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी देसी शिक्षण संस्थाओं को इस दौरान अपनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, क्या कोई ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि देसी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान है उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसकी हम पड़ताल है वो आठवें बिंदु के अंतर्गत करेंगे। नवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाने जाने वाले वुड डिस्पैच की, जो कि 1854 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ। 10वें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो भी भारत में शिक्षा का जो सेटअप लागू किया गया, चाहे उसे पाश्चात्य नाम दें, चाहे उसे आधुनिक शिक्षा नाम ले या अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था,
उसका अंतिम निष्कर्ष हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, अर्थात उस शिक्षा व्यवस्था को जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति के लिए, भारतीय जनमानस को शिक्षित करने के लिए जो लागू की गई थी, उसका मंतव्य उद्देश्य क्या था और इसने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति पर क्या प्रभाव डाला, इसको हम अंतिम निष्कर्ष के माध्यम से समझेंगे। अंत में, इस व्याख्यान के अंत में हमारी बात होगी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है वो भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए जो कदम उठाए गए या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई उस पर केंद्रित है, उस पर आधारित है। उसी को हम इस व्याख्यान के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। एक एक बिंदु पर हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इस व्याख्यान के प्रथम बिंदु से अपनी बात की शुरुआत करने जा रहे हैं कि आखिरकार परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। जब हम बात करते हैं परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब यूरोपियनों का भारत में आगमन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण के रूप में बंगाल की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया, उससे पहले जो नॉन ब्रिटिश क्षेत्र थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 ईस्वी में बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करती है और बंगाल उसके प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में आ जाता है। बंगाल पर उस समय कंपनी का ही शासन होने वाला था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के और यूरोपियनों के भारत में आने से पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था है वो किस ढांचे पर संचालित होती थी, अगर किस ढांचे पर संचालित होती थी उसे ही हम कहते हैं परंपरागत शिक्षा व्यवस्था। अगर भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को हम संक्षेप में समझे तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है, जो उसकी नेचर थी वो थी रिलीजियस, यानी धार्मिक प्रकृति की शिक्षा थी। व्यक्ति को धार्मिक आचार विचारों और मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। ज़्यादातर शिक्षा व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव था, धर्म की जो प्रभुता है वो स्थापित थी और उस शिक्षा व्यवस्था में जनसाधारण को उस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और जनसाधारण को उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। केवल संभ्रांत परिवारों और कुलीनों को ही शिक्षा का अवसर मिलता था और संभ्रांत परिवार और कुलीनों के जो कुलीन परिवार से संबंधित रखने वाले लोग भी शिक्षा इसलिए प्राप्त करते थे क्योंकि संभ्रांत परिवार और कुलीनों का ही एक प्रकार से अपने नीचे के जो जन समुदाय है उन पर वो शासन कार्य करते थे और शासन कार्य में सहयोग देने के लिए शासन कार्य से संबंधित जो रीति रिवाज, परंपराओं और धार्मिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन की है वो आवश्यकता होती थी और कुछ मामलों में प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में भी शिक्षा है वो दी जाती थी। लेकिन जो ये शिक्षा का जो स्वरूप था वो बहुत ही लिमिट में था, बहुत ही सीमित दायरे में था और संभ्रांत परिवार और कुलीनों को ही शिक्षा का अवसर मिलता था और वो भी उनके प्रशासनिक कारण थे और उसके अलावा उनके आर्थिक उद्देश्य थे और व्यापारी है वो थोड़ी बहुत है लेखा कर्म से संबंधित शिक्षा है वो प्राप्त कर लेते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था का ज़्यादातर जो स्वरूप है वो धार्मिक प्रकृति का था, धर्म की प्रभुता थी और लोग धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त है वो करते थे और उसके लिए जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में कोई सरकारी स्तर पर शिक्षण संस्थाएं हैं वो संचालित नहीं होती थी। हिंदुओं में जो पंडित है और पुजारियों के द्वारा शिक्षा का कार्य किया जाता था और मुसलमानों में मौलवी के द्वारा मदरसों में उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और संबंधित जैसे कि कुलीन परिवार के द्वारा उनको से अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षा का देने के लिए आमंत्रित किया जाता था और बदले में इन पुजारियों को, मौलवियों को, काजी हम कह सकते हैं, उनको कुछ पारितोष, कुछ इनाम, कुछ भूमि अनुदान है वो दिए जाते थे उस शैक्षिक कार्य करने के एवज में। तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में एक प्रकार से सरकारी शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। जो शिक्षा पर ज़्यादातर था वो धर्म का प्रभाव हावी था और जनसाधारण की शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। शिक्षा एक छोटे से दायरे में केवल प्रशासकीय कार्यों से जुड़े हुए, राजनीतिक कार्यों से जुड़े हुए और व्यापारिक और आर्थिक उद्देश्यों से जुड़े हुए लोगों को ही वो शिक्षा है वो प्राप्त होती थी और वो भी उनके निजी प्रयत्नों से ही वो शिक्षा है वो मिलती थी। अर्थात शिक्षा का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था, सार्वजनिकरण की नीति है उस समय शिक्षा के संदर्भ में नहीं थी। केवल संभ्रांत और कुलीन परिवारों के जो सदस्य है वो ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ऐसी थी हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था।
अब हम बात कर लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा का अर्थ क्या है। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को हमने देख लिया और आधुनिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन एक्चुअल में है क्या। तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि भारत में जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था जो वास्तव में लागू की गई, भले ही हम कहने को तो कुछ भी कह दें कि कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई कि क्या, लेकिन भारत में अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न को लागू किया कि क्या उनका ऐसा उद्देश्य था कि भारत में इस प्रकार की मॉडर्न एजुकेशन लागू की जाए जिससे भारत के लोगों को प्रगतिशील विचारों से परिचय हो, या उनका कुछ और मंतव्य था। इस बात को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आधुनिक शिक्षा से संबंधित आशय की स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं हो। तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक शिक्षा का मतलब आखिरकार है क्या। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में जो बौद्धिक क्रांति हुई और प्रबोधन हुआ, प्रबोधन का विचार है इस आधुनिक शिक्षा के मूल में था। यानी बौद्धिक क्रांति और प्रबोधन जिसे विज्ञानवाद का युग भी कहते हैं, और जिसमें 3 चीजों की प्रधानता थी, एक था तर्कवाद, एक था विज्ञानवाद और एक मानववाद। इन 3 तत्वों की प्रधानता जिस एजुकेशन में हो उसे ही हम कहते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन है। तो बौद्धिक क्रांति और प्रबोधन के विचार से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट था मॉडर्न एजुकेशन का, और ये मॉडर्न एजुकेशन एक कही गई बातों पर वैसे ही विश्वास करने की सीख है वो नहीं देती। वो ये कहती है कि कोई भी चीज है, किसी भी ऐसी बात को आप स्वीकार मत करो जब तक कि वो आपके तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और विज्ञान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं हो। और ऐसी कोई भी शिक्षा, ऐसी कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज है या कोई भी जीवन मूल्य है, उसको आपको त्याग देना चाहिए जो मनुष्य के हित से संबंधित नहीं हो, जो मनुष्य की गरिमा का अपमान करे, मनुष्य की गरिमा को वो एक प्रकार से वो चोट पहुंचाए। तो ऐसी किसी भी शिक्षा को हम मॉडर्न एजुकेशन नहीं कह सकते। तो मॉडर्न एजुकेशन में ये 3 तत्व है, अगर उसके अंतर्गत उस शिक्षा व्यवस्था में शामिल है तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन है। मॉडर्न एजुकेशन में 3 तत्वों की अनिवार्य जो उनका समावेश है वो होना चाहिए। सबसे पहले तर्कवाद। तर्कवाद ये कहता है कि किसी भी बात को आप सिर्फ इसलिए सत्य मत मानो या इसलिए स्वीकार मत करो कि परंपराएं, रीति रिवाज, धर्मशास्त्र या ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसा विचार, कोई मूल्य, ऐसा कोई चिंतन जो कि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, जो कि एक रूढ़ी बन चुकी है, लेकिन अगर वो आपकी तर्क और मान्यताओं पर खरी नहीं उतरती तो ऐसे विचार और मूल्यों को त्याग देने में ही मानवता की भलाई है। और किसी भी विचार की पुष्टि के लिए विज्ञान के द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक है। तभी हम कह सकते हैं कि जिस शिक्षा, जो शिक्षा आपको तर्क करना सिखाती हो, जो एक साइंटिफिक टेम्पर आपको प्रदान करती हो और मानववाद जिसके मूल में हो, उसी शिक्षा को हम मॉडर्न एजुकेशन का नाम है वो दे सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में एक और चीज का समावेश होता है, वो होता है कि जो धार्मिक, जो आधुनिक शिक्षा है वो किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेती, वो मानववाद पर सबसे ज्यादा जोर देती है। और मानववाद ये कहता है कि धर्म निरपेक्षता की नीति का अनुकरण किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की 4 विशेषताओं को हम रख सकते हैं: तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद, मनुष्य की प्रगति की, मनुष्य में प्रगति करने की अगाध संभावनाएं हैं, और धार्मिक सहिष्णुता यानी धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ही हम कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन। तो ये तो बात हो गई हमारी मॉडर्न एजुकेशन की, यानी जिसमें कहते हैं हम आधुनिक शिक्षा के। तो ये तत्व हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान या भारत में कंपनी के शासन के दौरान जो शिक्षा के लिए जो भी एफर्ट्स किए गए, उनकी शुरुआत हम सबसे पहले कहाँ से मानते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि भारत में सबसे पहले जो शिक्षा की जो शुरुआत की गई वो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। ऐसा नहीं है। अगर जब हम भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत की बात करें, पश्चिम के जीवन दर्शन और मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की बात करें, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की बात करें, तो उसका श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को नहीं जाता। भारत में सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का जो सबसे इनिशियल जो प्रयास है वो किया गया था ईसाई मिशनरियों के द्वारा।
ये ईसाई मिशनरी वो थे जो कि चोरी छुपे है भारत में आ गए थे। यानी जब यूरोप की विभिन्न व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई थी, तो बहुत सारे ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी भी उनके साथ साथ आ गए। और क्रिश्चियन मिशनरियों का पूरी दुनिया में एक ही उद्देश्य था कि ईसाई धर्म के मत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार है दूर दराज के देशों में किया जाए। और ईसाई धर्म है वो पूर्व के देशों को पिछड़ा हुआ मानते थे, पूर्व के देशों को असभ्य मानते थे। और ईसाई मिशनरियों को ये लगता था कि वो ईसा मसीह के यानी एक ईसाई विश्व राज्य की कल्पना उनके दिमाग में थी। और उनको ये लगता था कि अगर हम पूर्व के देशों के लोगों के लिए कुछ शिक्षा से संबंधित कोई एफर्ट्स करें और अगर हम बाइबल की शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करा करके उन बाइबल की शिक्षाओं का इन स्थानीय लोगों को उनका संदेश दें, तो ये लोग आसानी से ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरियों ने शिक्षा के नाम पर, अस्पताल के नाम पर लोगों की, गरीब और उत्पीड़ित लोगों की रोटी और कपड़े उनको देने के नाम पर एक प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी प्रारंभ किया। लेकिन मिशनरियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लॉन्च किया वो पवित्र उद्देश्य नहीं थे। उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि ईसाई मत और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, जिन लोगों के लिए हम ये शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम रोटी उपलब्ध करा रहे हैं, जिन लोगों को हम वस्त्र दे रहे हैं, जिन दीन दुखियों के लिए हम अस्पताल खोल रहे हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं, वो लोगों से सिर्फ हमें इतना ही चाहिए कि वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले और ईसाई धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करें। तो जब भी हम बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ है वो सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा किया गया। तो आपके दिमाग में ये बात है वो बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ 18वीं सदी के प्रारंभ में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विभिन्न प्रकार के जो चैरिटी स्कूल है वो खोले गए। वो चैरिटी स्कूल किसने खोले गए थे? ये क्रिश्चियन मिशनरी थे। क्रिश्चियन मिशनरियों का, जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया में ईसाई मत और ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना उनका उद्देश्य था। और उस उद्देश्य से वो जो विभिन्न प्रकार की यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के जब प्रतिनिधि भारत में और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए आए, तो कुछ क्रिश्चियन मिशनरी भी उनके साथ साथ आ गए थे। हालांकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी तक अपने किसी भी भू क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरियों को किसी भी प्रकार के धर्म प्रचार करने की अनुमति और आज्ञा नहीं दी, क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी प्रकार की मिशनरी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया और अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध बनाए रखा। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो 18वीं सदी के आरंभ में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में चलाए गए चैरिटी स्कूल के माध्यम से हुआ। और इसकी शुरुआत हमको 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही मिल जाती है कि जब भारत में चैरिटी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रयास है वो किया गया। तो हम कह सकते हैं कि मद्रास की डेनिश बस्ती से इसकी शुरुआत हुई, यानी अंग्रेजी शिक्षा की जो सबसे प्रारंभिक शुरुआत हुई वो हुई मद्रास की डेनिश बस्ती से इसकी शुरुआत हुई। कंपनी ने मद्रास की डेनिश बस्ती में जो क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन करके लोगों की शिक्षा के लिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसमें किसी भी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसके विपरीत कंपनी ने जाकर के इन क्रिश्चियन मिशनरियों को प्रोत्साहन दिया, उनको कई तरह से उनको सहायता दी। तो जब भी हम बात करें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कब हुआ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ 18वीं सदी के प्रारंभ में चैरिटी स्कूलों के माध्यम से हुआ। लेकिन ये चैरिटी स्कूलों के जो प्रयास है वो निजी प्रयास थे और इन्होंने अपनी शिक्षा का दायरा सिर्फ उन लोगों तक सीमित रखा जो या तो एंग्लो इंडियन थे या ऐसे यूरोपीय लोग थे जो भारत में आकर के बस गए थे, और या ऐसे लोग थे जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इन चैरिटी स्कूलों के माध्यम से जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को या पाश्चात्य एजुकेशन के पैटर्न को लागू करने का प्रयास किया गया वो सीमित उद्देश्यों वाला था। और उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि बाइबल का उन्होंने स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से ही एक प्रकार से उन्होंने पश्चिम के जीवन मूल्यों की शिक्षा देना यहाँ पर प्रारंभ किया। ईसाई धर्म की शिक्षाओं को लोगों के बीच में उन्होंने प्रचारित और प्रसारित करने का काम है वो किया।
तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है वो लागू की थी। अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रारंभ की थी जो एंग्लो इंडियन थे, लेकिन भारत के ऐसे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनको बाइबल का शिक्षा देने के लिए बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराया इन चैरिटी स्कूल्स के संचालकों के द्वारा। ठीक है, तो मिशनरी स्कूलों के द्वारा सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में है वो प्रयास किए गए। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में ही एक और बहुत अच्छा एफर्ट्स होता है, वो होता है श्री रामपुर की डेनिश बस्ती में। श्री रामपुर की डेनिश बस्ती से 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में वहां पर 3 बैप्टिस्ट मिशनरी थे, डॉक्टर विलियम कैरी, वार्ड और जोशुआ मॉर्समैन। इनको एक तरह से श्री रामपुर की त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। श्री रामपुर की बस्ती के त्रिकोण के रूप में भी इनको जाना जाता है, जहां पर इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर के शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने वहां पर स्थानीय भाषाओं में पुस्तक, वहां पर एक छापाखाना खुलवाया, यानी प्रिंटिंग प्रेस है वो श्री रामपुर की डेनिश बस्ती में इन मिशनरियों के द्वारा स्थापित की गई। उस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया गया, क्योंकि जो उस श्री रामपुर की बस्ती के आसपास के जो लोग रह रहे थे और जिन्होंने क्योंकि इन मिशनरियों ने वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोटी कपड़े का लालच दे करके, उनकी जीवन दिशा में सुधार करने का लालच दे करके उनको ईसाई मत में दीक्षित कर लिया था। अब चूंकि उन लोगों को आंग्ल भाषा नहीं आती थी, इसलिए श्री रामपुर के इन बैप्टिस्ट मिशनरियों ने एक काम किया, उन्होंने बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवा लिया और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से बाइबल की शिक्षा देने का प्रयास किया। उन्होंने उन लोगों के ऊपर अंग्रेजी नहीं थोपी, आंग्ल भाषा नहीं थोपी, क्योंकि आंग्ल भाषा उन लोगों के लिए समझ की बाहर भी थी। लेकिन उनका उद्देश्य यह था कि भले ही कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए, उनका यह उद्देश्य था सिर्फ बाइबल की शिक्षा देना। ईसाई धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, ईसाई धर्म के परोपकारी जो कदम है, उनको स्थानीय लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करना, ताकि लोगों को ईसाई धर्म की अच्छाइयों के प्रति गर्व महसूस हो और वो ईसाई धर्म को आसानी से स्वीकार कर ले। तो शुरू में जितने भी क्रिश्चियन स्कूल थे, वो उनका उद्देश्य है वो धर्म प्रचार की अवधारणा से प्रेरित था। वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और इसी संदर्भ में हम मिशनरियों की शिक्षा के संदर्भ में जो प्रयास किए गए वो सीमित स्तर पर प्रयास थे, उसको हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि उनके धार्मिक उद्देश्य थे। उनका कोई शुद्ध तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद या धर्मनिरपेक्षता पर आधारित आधुनिक शिक्षा की दिशा में कोई खास योगदान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब हमने उनके उद्देश्यों की बात की तो उनका धार्मिक उद्देश्य था और उन्होंने स्थानीय लोगों को भी इसलिए उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खोले और उसमें भी सिर्फ ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और वो भी बाइबल का स्थानीय भाषाओं में उन्होंने अनुवाद करवाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिशनरियों ने भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की वो आधुनिक शिक्षा थी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का कोई भी तत्व है उसमें नहीं मिलता है, ना दिखाई देता है। और दूसरा, वो पाश्चात्य शिक्षा हम कुछ अर्थों में कह सकते हैं, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का जो मौलिक चिंतन है वो भी एक प्रकार से इसमें इसका अभाव मिलता है जिन मिशनरियों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्हीं मिशनरियों के माध्यम से भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार के एक बहुत बड़े समर्थक थे, वो इंजिलवाद थे। और इंजिलवाद का, जैसे कि हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में चर्चा की है कि इंजिलवाद के प्रतिपादक थे चार्ल्स ग्रांट, और वो चार्ल्स ग्रांट ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि क्रिश्चियन मिशनरियों को भी अपने यहाँ पर जो स्कूल खोल करके जो स्थानीय लोगों की एजुकेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसको स्थानीय भाषाओं की बजाय उनको अंग्रेजी में शिक्षा देने का प्रयास है वो करना चाहिए। यहाँ पर इंजिलवाद के प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट ये कह रहे हैं, 1793 ईस्वी के आसपास ही उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया था कि क्रिश्चियन मिशनरियों को चैरिटी स्कूल जो चल रहे हैं उनको स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बजाय अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए प्रयास है वो करना चाहिए। और इसलिए, और उन्होंने कहा कि एक तरह से पश्चिम के मूल्यों से इन लोगों को परिचय है वो करवाया जाना चाहिए। तो जब भी हम ये याद करें कि एग्जाम में अक्सर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक है, किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो किसको माना जाता है? अगर विचारधारा के नाम की बात करें तब तो हम कह देंगे कि इंजिलवाद को, वादी विचारधारा को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें तो हमें कहना चाहिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक या अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है चार्ल्स
ग्रांट को। और चार्ल्स ग्रांट ने भी अंग्रेजी शिक्षा की इसलिए वकालत की क्योंकि चार्ल्स ग्रांट ने जिस प्रकार से कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो उनको यह लगता था कि अगर भारत के लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो एक प्रकार से ईसाई वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया उसको एक वैधानिक आधार भी प्रदान करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंग्लैंड से लेकर के कार्मिक आने में जो काफ़ी खर्चा होता है उस खर्चे से भी बचा जा सकेगा, क्योंकि उसको ये लगता था कि स्थानीय निवासियों को ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करके कई सारे उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति है वो की जा सकती है, और ये ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े संरक्षक बन जाएंगे, ब्रिटिश वस्तुओं के सबसे अच्छे उपभोक्ता बन जाएंगे और ईसाई मत को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत इनिशियल स्टेज पे जो समर्थन किया था वो था चार्ल्स ग्रांट। तो इंजिलवाद के प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और उन्हें ही भारत में आधुनिक शिक्षा का हम जनक है वो मान सकते हैं। इन्हीं मिशनरियों के द्वारा जो शिक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे वो सीमित रूप में थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कभी भी मिशनरियों को किसी भी प्रकार की शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के धर्म प्रचार करने, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं खोलने का और लोगों का एक प्रकार से ईसाई मत में दीक्षित करने का अधिकार है वो मिल जाता है। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से मिशनरियों को खुलकर अपनी गतिविधि संचालित करने का मौका मिला। अब मिशनरियों ने यह किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण वाले इलाके थे उनमें भी तेजी से उन्होंने मिशनरी मोड पर बहुत सारे वो स्कूल है वो खोले, और धीरे धीरे उन्होंने वहां पर एक अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने की दिशा में प्रयास किया। अर्थात जिन चैरिटी स्कूलों में पहले स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी बाइबल की, अब उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई है उन मिशनरी स्कूलों में प्रारंभ की गई। मिशनरियों ने ज़्यादातर देखा जाए तो 1833 ईस्वी तक पाश्चात्य शिक्षा को मोटे तौर पर तो स्थानीय भाषा में देना जारी रखा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1813 ईस्वी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा को देने की दिशा में भी उन्होंने कुछ प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1833 ईस्वी के बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सरकारी नीति अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में निर्धारित की और अंग्रेजी शिक्षा को ही संरक्षण देना स्वीकार कर लिया, तब जाकर के जितने भी क्रिश्चियन जो मिशनरी स्कूल थे उन्होंने अपनी एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, यानी फिर उन्होंने अंग्रेजी को वरीयता दी शिक्षा देने के लिए। लेकिन मोटे तौर पर 1833 ईस्वी तक ज़्यादातर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने का काम है वो मिशनरियों ने किया, लेकिन थोड़े तौर पर। लेकिन अपन कह सकते हैं कि 1813 से उस व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी जब मिशनरियों ने अंग्रेजी को भी अपने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने का प्रयास किया। लेकिन उस संदर्भ में व्यापक पैमाने पर अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दे पाए जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए अपना अभिमत प्रकट नहीं कर दिया। और अभिमत यह है वो प्रकट किया गया 1833 ईस्वी के बाद में, यानी 1835 ईस्वी के मैकाले की नीति से जब ये स्पष्ट निर्धारित किया गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा, तब जाकर के मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा को एक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया। अब अगर हम ये बात कर लेते हैं कि 1813 ईस्वी में औपचारिक रूप से का मतलब है सरकारी तौर पर शिक्षा की शुरुआत है वो किस प्रकार से की गई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ, और इन विचारधाराओं के मानने वाले लोगों का यह कहना था कि भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार बना हुआ है उसको सभी के लोगों के लिए खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति है, उसके उत्पादों को भारत में खपाने के लिए आवश्यक भी है। इसके अलावा ईसाई मत का भी कुछ मामलों में भारत में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसलिए भी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से उन सारी बातों को मान लिया गया। इन विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव के फलस्वरूप उसमें भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया,
और दूसरी बात यह हुई कि ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में आकर के खुलकर से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है वो मिल गई थी। लेकिन 1813 ईस्वी को चार्टर एक्ट को भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास की दिशा में एक लैंडमार्क के ईयर के रूप में भी याद किया जाता है। यानी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो वास्तविक श्रीगणेश है वो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से ही हुआ। लेकिन मैं इसे उस संदर्भ में आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित नहीं करूंगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास का जो वास्तविक जो आरंभ है सरकारी स्तर पर जिसकी शुरुआत हुई वो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से अपने को देखने को मिलती है। ऐसा क्या किया था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में पहली बार कंपनी ने भारत के लोगों को शिक्षित करने के संदर्भ में पहली बार सरकारी स्तर पर कोई ऐलान है वो किया था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को जब ये कहा जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ की औपचारिक शुरुआत किस एक्ट से हुई? 1813 ईस्वी के एक्ट से। लेकिन 1813 ईस्वी के एक्ट में ऐसी क्या खास बात थी? वो खास बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार सरकारी तौर पर यह निर्धारण करना पड़ता है कि कुछ सरकारी स्तर पर भी शिक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयास है वो किया जाएगा। और सरकारी स्तर पर शिक्षा के प्रयास के लिए कौन सी लाइन जोड़ी गई, कौन सी धारा जोड़ी गई? वो धारा थी 43, यानी 1813 के एक्ट की धारा 43 के तहत एक बात का उल्लेख किया गया कि उसमें एक लाइन जोड़ी गई कि 1 लाख रुपए कंपनी के द्वारा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान की शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। सिर्फ एक लाइन जोड़ी गई कि अब कंपनी अपने स्तर पर सरकारी मद से 1 लाख रुपए कंपनी के द्वारा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान की शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से ये बात जोड़ दी गई और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 43 में इसका उल्लेख है वो किया गया। अब 1 लाख रुपए की राशि है, आपने देखिए इस लाइन को गौर से देखिए, 1 लाख रुपए कंपनी के द्वारा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान की शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। धारा 43 की जो ये भाषा है वो काफी अस्पष्ट थी। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि भारतीय विद्वानों को किस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, भारतीय विद्वानों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी और वो किस माध्यम में दी जाएगी। क्या भारतीय भाषाओं के द्वारा दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा के द्वारा दी जाएगी? इस धारा 43 को स्पष्टता रूप प्रदान करने के लिए और 1 लाख रुपए जो कंपनी को सरकारी तौर पर शिक्षा के लिए खर्च किए जाने दें, ये किस रूप में खर्च किए जाए, किस प्रकार के ज्ञान के संवर्धन के लिए खर्च किए जाए, इसके लेकर के एक कमिटी बनाई गई जिसे कहते हैं सामान्य जन शिक्षा समिति, और अंग्रेजी में जिसका नाम दिया गया जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सामान्य जन शिक्षा समिति को यह काम सौंपा गया कि धारा 43 में जो उल्लेख किया गया 1 लाख रुपए की राशि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान की शिक्षा के लिए जो खर्च की जाएगी, आप उसको उसकी प्लानिंग कीजिए। सामान्य जन शिक्षा समिति में 10 सदस्य थे और उनको यह जिम्मा सौंपा गया कि ये क्या कह रही है, इसकी धारा है, इसका इंटरप्रिटेशन वास्तव में क्या है, ये क्या मांग कर रही है, किसके लिए खर्च किया जाना है, शिक्षा का कौन सा रूप होगा, शिक्षा का कौन सा माध्यम होगा जिस पर 1 लाख रुपए की राशि है वो खर्च की जानी है। इसलिए 10 अंग्रेज भारतीय अधिकारियों की, अंग्रेजी विद्वानों की 10 लोगों को लेकर के कमिटी बना दी गई। उस कमिटी का नाम था सामान्य जन शिक्षा समिति। अब सामान्य जन शिक्षा समिति के सामने ये मुद्दा आया और सामान्य जन शिक्षा समिति की 1 लाख रुपए की राशि है, किस प्रकार की शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी और शिक्षा का कौन सा माध्यम होगा। सामान्य जन शिक्षा समिति में कुल 10 सदस्य थे और सामान्य जन शिक्षा समिति को यही काम करना था कि 1 लाख रुपए की प्रस्तावित राशि किस प्रकार के ज्ञान, किस भाषा में शिक्षा देने के लिए खर्च की जाए। इसको लेकर के सामान्य जन शिक्षा समिति के जो 10 सदस्य थे वो 2 गुटों में बट गए। 2 गुटों में एक गुट ये था जिसको प्राच्यवादी कहा गया और दूसरा गुट होता जिसको आंग्लवादी कहा गया। और यहीं से सामान्य जन शिक्षा समिति के 10 सदस्यों के बीच में जो 2 गुट बन गए कि शिक्षा कौन सी दी जाए और शिक्षा को किस भाषा में दिया जाए, इस पर
इस सामान्य जन शिक्षा समिति के सदस्यों में कोई एक राय नहीं थी, उनके बीच में विवाद पैदा हो गया। कुछ लोग ये थे जिनका ये मानना था कि इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 43 है। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कहती है कि भारतीय साहित्य के अध्ययन के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम है वो भारतीय भाषा होगा। यानी भारतीय साहित्य को पढ़ाने के लिए और भारतीय विद्वानों को आगे बढ़ाने के लिए, और वो भी भारत की स्थानीय भाषाओं के माध्यम से, ये 1 लाख रुपए की राशि है वो खर्च की जाएगी। ऐसा मानने वाले लोग थे प्राच्यवादी। जबकि दूसरी ओर आंग्लवादी लोग थे, उनका कहना था कि यहाँ पर भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने का मतलब है कि अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान में भारतीय विद्वानों को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी भारतीय विद्वानों को अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी और यह शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही दी जा सकती है। प्राच्यवादी है वो अपने मत पर अटल रहे और आंग्लवादी है वो अपने मत पर अटल रहे। इससे ही हम भारत की शिक्षा के इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये कमेटी बनी तो उस कमेटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा दबदबा है वो प्राच्यवादी दल का रहा। और प्राच्यवादी दल का नेतृत्व उस समय किया एच.टी. प्रिंसेप। एच.टी. प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जो कि सामान्य जन शिक्षा समिति के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। और एच.एच. विल्सन ये भी प्राच्यवादी सोच के व्यक्ति थे और एच.एच. विल्सन उस सामान्य जन शिक्षा समिति के मिनिस्टर थे। तो सामान्य जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष और एक प्रकार से सेक्रेटरी है वो प्राच्यवादी दल के लोग थे। इसलिए प्राच्यवादी दल का यहाँ पर बहुमत था और प्राच्यवादी दल ने इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 43 का ये अर्थ निकाल करके पेश कर दिया कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की जो धारा 43 है वो ये कहती है कि जब भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने का मतलब ये है कि भारतीय साहित्य के अध्ययन के माध्यम से भारतीय विद्वानों को आगे बढ़ाया जाएगा और वो शिक्षा जो भारतीय साहित्य की दी जाएगी वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी। तो प्राच्यवादियों का ये मानना था कि भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के लिए और भारत की स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और प्राच्यवादियों का दबदबा रहा और प्राच्यवादी ने एक इसके लिए बड़ा व्यापक कार्यक्रम भी बना लिया। और वो व्यापक कार्यक्रम उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि कलकत्ता में भी एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना है, उसके तहत की जानी थी प्राच्यवादियों के उस योजना के अनुसार। इसके अलावा उन्होंने कहा दिल्ली और लाहौर में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो खोले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि भारत की जो देसी शिक्षा व्यवस्था के लिए मदरसों और टोलों के माध्यम से भी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि आंग्लवादी दल का प्राच्यवादियों से विरोध था, इसलिए प्राच्यवादी दल का भले ही बहुमत रहा हो, लेकिन शिक्षा के लिए जो 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपए की जो राशि आवंटित की गई थी वो 1833 ईस्वी तक भी खर्च नहीं हुई, क्योंकि ये सहमति बनी नहीं पाई कि किस प्रकार का ज्ञान के लिए खर्च की जाए और शिक्षा का माध्यम कौन सा हो। तो 1833 ईस्वी तक तो प्राच्यवादियों का भले ही पक्ष मजबूत रहता है, लेकिन प्राच्यवादी उस 1 लाख रुपए की राशि को जारी करवाने में सफल नहीं हो पाते। लेकिन 1833 ईस्वी के बाद स्थितियां तेजी से बदलती है और सामान्य जन शिक्षा समिति में आंग्लवादियों का दबदबा कायम हो जाता है और प्राच्यवादी है वो हाशिए पर चले जाते हैं। आंग्लवादियों का दबदबा इसलिए होता है क्योंकि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जब एक चौथे गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे विधि सदस्य के प्रावधान किया गया और लॉर्ड मैकाले वो चौथा विधि सदस्य बना 1834 ईस्वी में। तो विलियम बेंटिंग है वो भी चूंकि आंग्ल भाषा में शिक्षा दिए जाने का समर्थक था और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिए जाने का समर्थक था। तो वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिए जाने का समर्थक था, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दिए जाने का समर्थक था और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने का समर्थक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उसी समय भारत का गवर्नर जनरल भी बन जाता है और लॉर्ड मैकाले को वो सामान्य जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष है वो बना देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस विवाद का तेजी से समाधान करके कोई एक राय बना करके पेश की जाए। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो स्वाभाविक पक्ष था वो आंग्लवादियों के खेमे के पक्ष में था। वो प्राच्यवादियों की नीतियों को, प्राच्यवादियों की शिक्षा को लेकर के जो नजरिया था उसको पसंद नहीं करते थे। लॉर्ड मैकाले है वो स्वयं भी भारतीय भाषाओं के प्रति है पूर्वाग्रहपूर्ण विचार रखते थे
और भारतीय साहित्य के प्रति उनका एक उपेक्षित भाव था। भारतीय साहित्य को इतना समृद्ध नहीं मानते थे कि उस पर पैसा खर्च किया जाए, और भारतीय भाषाएं इतनी सक्षम भी नहीं है कि वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में समर्थ हो। जब लॉर्ड मैकाले है सामान्य जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि अब शिक्षा व्यवस्था सामान्य जन शिक्षा समिति में जो अंतिम समाधान होना था वो किस तरफ होना था। स्वाभाविक है कि वो अंतिम समाधान है वो आंग्लवादियों के पक्ष में झुका। और मैकाले ने जब उनको 1834 ईस्वी में सामान्य जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो 1835 ईस्वी में उन्होंने सामान्य जन शिक्षा समिति के एक अध्यक्ष के नाते अपना एक प्रसिद्ध जो कार्य विवरण है वो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जारी किया, और 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंग के द्वारा उसका अनुमोदन भी कर दिया गया। मैकाले ने जैसे ही 2 फरवरी 1835 ईस्वी को भारत में शिक्षा किस रूप में दी जाए और किस माध्यम में दी जाए, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक वक्तव्य दिया और व्याख्यान दिया। और उन्होंने कहा कि भारत में जो साहित्य है, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत का और पूर्व के देशों का, यानी संपूर्ण अरबी साहित्य और संपूर्ण पूर्वी देशों का साहित्य भी कि जो देखा जाए तो वो इतना सीमित है कि यूरोप के किसी भी कम दर्जे वाले यानी साधारण स्तर के कोई भी लाइब्रेरी है, उसकी लाइब्रेरी की एक अलमारी की एक दराज में जो पुस्तकें रखी हुई है उन पुस्तकों से भी कम ज्ञान है पूरे संपूर्ण पूर्वी जगत के साहित्य में है। तो लॉर्ड मैकाले वो कहता है कि भारत की सभ्यता अत्यंत निकृष्ट है, भारत का साहित्य है वो विसंगतियों से भरा हुआ है, और भारत की भाषाएं इतनी सक्षम नहीं है कि वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे सकें। भले ही लॉर्ड मैकाले ने कभी भारतीय साहित्य का अध्ययन नहीं किया हो, संस्कृत की उसको जानकारी नहीं थी, अरबी और फारसी की उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने अपना एक पहले से ही पूर्वाग्रह है वो भारतीय साहित्य, अरब साहित्य, फारसी साहित्य के बारे में पहले से ही एक पैदा कर दिया था, और वो कन्विंस करने में वो उसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को इस मामले में अच्छी प्रकार से अपने पक्ष में भी कर लिया। और लॉर्ड मैकाले ने इसके अलावा एक और प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था कि हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, और हमारे पास ये फालतू का पैसा नहीं है कि हम भारतीय साहित्य की अध्ययन के लिए वो खर्च करें, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए खर्च करें। हम ये पैसा है वो सार्थक उद्देश्यों के लिए खर्च करेंगे, और सार्थक उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से ही हो सकता है। तो लॉर्ड मैकाले ने यह भी कहा कि हम इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से कैसे भारतीयों का वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो लेकिन बुद्धि, विचार और दृष्टि में वो अंग्रेज हो। अर्थात हम एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो हमेशा अंग्रेजी साम्राज्य के भारत में बने रहने को अपनी भलाई और अपने हितों के लिए आवश्यक समझता हो। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी। लॉर्ड मैकाले ने उस शिक्षा व्यवस्था को लागू किया और लॉर्ड मैकाले उसमें काफी हद तक सफल भी रहा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई क्योंकि लॉर्ड मैकाले को यह लगता था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हम भारत के एक छोटे से वर्ग को भी शिक्षित कर देंगे तो भारत के लोगों को इतनी अंग्रेजी तो हम सिखा ही देंगे ताकि अंग्रेजों के प्रशासकीय और न्यायिक कार्य है उसमें ये भारतीय लोग हैं आसानी से कम वेतन पर अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो सके। तो लॉर्ड मैकाले की उस नीति के बड़े व्यापक उद्देश्य थे और वो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने क्योंकि साम्राज्यिक उद्देश्य भी थे, आर्थिक उद्देश्य भी थे, व्यापारिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उद्देश्य भी थे इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की नीति को लागू करने का। और साथ में ही लॉर्ड मैकाले के संदर्भ एक और बात आई कि इसके माध्यम से तो आप समाज के छोटे से वर्ग को शिक्षित करोगे। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, हम समाज के छोटे से वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करेंगे और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उसको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों से परिचय करवाएंगे। और ये जो भारत के लोग हैं जिनको हम शिक्षित करेंगे ये लोग हैं बाद में अपने जनसाधारण के बीच में, अपने लोगों के बीच में इस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अपनी स्थानीय भाषाओं में उन लोगों को शिक्षा दे देंगे। तो इस मैकाले के जो विवरण है, मैकाले की शिक्षा नीति में अधोमुखी रिसाव के सिद्धांत को अपनाया गया। अधोमुखी रिसाव के सिद्धांत को हालांकि लॉर्ड ऑकलैंड ने सरकारी नीति के तौर पर लागू किया, लेकिन लॉर्ड मैकाले जिस प्रकार की शिक्षा नीति को भारत में प्रारंभ करना चाह रहे थे उस शिक्षा नीति का एक अंतर्निहित उद्देश्य ये भी था कि वो था अधोमुखी रिसाव का सिद्धांत, यानी ऊपर से नीचे की ओर छनकर जाने का सिद्धांत। ऊपर कुछ लोगों को शिक्षित कर दो और वो लोग अपने स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषाओं में
अंग्रेजी जीवन मूल्यों का जो जानकारी है वो प्रदान कर देंगे। तो ये था अधोमुखी रिसाव सिद्धांत। लेकिन जब भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि अधोमुखी रिसाव सिद्धांत को सरकारी नीति के तौर पर किसने लागू किया, तो सरकारी नीति के तौर पर उसको लागू करने का काम किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो कि विलियम बेंटिंक के बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। तो ये मैकाले का विख्यात कार्य विवरण था। अब ये तय हो गया था, मैकाले ने सिर्फ 2 बातें तय कर दी थी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए वो 1 लाख रुपए की राशि है वो खर्च की जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के क्या उद्देश्य थे वो हम इसकी चर्चा कर ही चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से इनको बिंदुओं के माध्यम से समझ लेते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य था भारत के लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के विशाल बाजार और आर्थिक उपनिवेश में बदलना, प्रशासकीय आवश्यकताएं थी, कम वेतन पर आसानी से भारत के लोगों की सेवाएं ली जा सकती थी जो अंग्रेजी जानते हो, ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठता के आधार को स्थापित करना, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य के उन्नत जीवन मूल्यों से जब भारतीय लोग परिचित होंगे तो वो अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। ये अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य था, या मैं कहूं कि मैकाले की शिक्षा नीति का प्रमुख आधार बिंदु था। अब हम ये देख लेते हैं कि 1813 से और 1853 ईस्वी के बीच में अंग्रेजी शिक्षा के लिए आखिरकार क्या प्रयास किए गए। तो सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 43 में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन उसको 1835 ईस्वी में अमली जामा पहनाया गया सरकारी स्तर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकारी स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को जो लागू किया गया वो तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से वो बात तो कह दी गई थी, लेकिन 1835 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को सरकारी नीति का आधार बनाया गया। इसके अलावा मिशनरियों के माध्यम से प्रयास होने लग गए थे। जैसा कि मैंने कहा कि चार्ल्स ग्रांट ने 1800 ईस्वी के बाद से ही ये कहने लग गए थे कि चैरिटी स्कूलों में भी एक प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा है उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। तो मिशनरियों ने भी कुछ प्रयास किए और 1813 ईस्वी के बाद तो मिशनरियों ने ज़्यादातर अपने संस्थानों में धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का प्रयास है वो किया, अंग्रेजी भाषा के अध्ययन को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और 1833 ईस्वी के बाद तो उन्होंने ज़्यादातर अपने शैक्षणिक संस्थानों में यानी मिशनरियों ने अंग्रेजी लैंग्वेज के माध्यम से ही शिक्षा देने की नीति को अपनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ उत्साही अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी थे, ऐसा ही एक एंग्लो इंडियन था डेविड हेयर, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा देने के एक माध्यम के रूप में अपनाया और यहाँ पर उन्होंने लोगों को एक अंग्रेजी शिक्षा देने का एक इनिशियल प्रयास है वो किया। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीयों के जो निजी प्रयास हैं वो भी अंग्रेजी शिक्षा के संवर्धन के लिए है वो सहायक बने, क्योंकि जब प्राच्यवादी जो सामान्य जन शिक्षा समिति के जो प्राच्यवादी सदस्य थे और उन्होंने कलकत्ता में एक और संस्कृत कॉलेज की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारत के धार्मिक जो साहित्य है उसके अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत में भारत की भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने आगे बढ़ करके इस भारत की स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की मुखालफत की, भारतीय साहित्य को पढ़ाए जाने की मुखालफत की, क्योंकि उसको लगता था कि जब तक हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं अपनाएंगे तब तक हम पश्चिम के श्रेष्ठ मूल्यों से परिचित नहीं हो पाएंगे। पश्चिम के ज्ञान विज्ञान और जो स्वतंत्रता, जनतंत्र, समानता के संदेश से परिचय हमारा नहीं हो पाएगा। हमारा परिचय तब हो पाएगा जब हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें। तो राजा राम मोहन राय ने प्राच्यवादियों के खिलाफ तात्कालिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ अगर आप कुछ करना चाहते हैं भारत में शिक्षा के लिए तो अंग्रेजी शिक्षा नीति को आपको लागू करना चाहिए ताकि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कुछ सुधार है वो किए जा सके। तो राजा राम मोहन राय का एक सपोर्ट है वो सरकारी तौर पर राजा राम मोहन राय का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वो बंगाल के गवर्नर जनरलों को मिल चुका था। और बाद में जब अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में जब 1 लाख रुपए की राशि को खर्च करने की बारी आई तो राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने ही उनका एक प्रकार से उनको एक मोरल ग्राउंड है वो प्रदान कर दिया,
क्योंकि राजा राममोहन राय का यह मानना था कि भारतीय शिक्षाओं के माध्यम से शिक्षा देकर के भारत का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। भारत लंबे समय तक किसी प्रकार से अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियों में उलझा रहेगा। लेकिन अगर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिम के विचारों से भारत का परिचय होता है तो भारत का एक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में सुधार किया जा सकता है, जिसके कारण से भारतीय लोगों की पतित अवस्था हो गई है। तो राजा राममोहन राय जैसे भारतीयों के निजी प्रयास है वो भी इसमें सहायक बने। किसमें सहायक बने? अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने में। अब हम बात कर लेते हैं कि देशी शिक्षण संस्थाओं को क्या अपनाने के भी कोई प्रयास किए गए थे। प्राच्यवादी के समर्थकों के द्वारा देशी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही पश्चिम के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिए जाने की नीति को अपनाने की वकालत की गई और उनका यह मानना था कि भारत के जो ये जीवन मूल्यों का आधार है यहाँ की देशी शिक्षण संस्था है और भारत के लोगों में जो शिक्षा है वो देशी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से और स्थानीय भारतीय भाषाओं में अगर हम देंगे तो भारत के लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के विचारों से भली भांति परिचित है वो हो जाएंगे। तो प्राच्यवादी के समर्थकों के द्वारा कई संस्थान उस दिशा में स्थापित भी किए गए, जैसे कलकत्ता मदरसा है, बनारस संस्कृत कॉलेज आदि स्थापित किए गए। लेकिन वारेन हेस्टिंग के समय में जो ये प्रयास किए गए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो ये प्रयास किए गए थे वो साम्राज्यिक हितों की पूर्ति के लिए थे, ताकि न्यायिक प्रशासन में योग्य भारतीय उनको मिल जाए। विलियम एडम ने भी इसी प्रकार की एक रिपोर्ट है वो पेश करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को अगर भारत में लागू करेंगे तो वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के इतने सार्थक परिणाम है वो नहीं निकलेंगे और भारत के लोगों को भारत की भाषाओं में अक्सर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए और देशी शिक्षण संस्थाओं को ही हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो हम शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसके अलावा मद्रास में मुनरो, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, बम्बई में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टीन ने भी देशी शिक्षण संस्थाओं का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि देशी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हम पाश्चात्य जीवन मूल्यों की भी शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में दे सकते हैं। सिर्फ हमें यह करना पड़ेगा कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का हमें स्थानीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाना पड़ेगा और इनको हम देशी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अगर हम शिक्षा की इस पैटर्न को अपनाते हैं तो भारत के सभी लोगों को हम पाश्चात्य जीवन मूल्यों से परिचय है वो करवा पाएंगे और हमारी ये नीति है वो ज़्यादा सफल होगी। एक इस प्रकार से देशी शिक्षण संस्थाओं का जो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कुछ के द्वारा जो समर्थन किया गया वो एक प्रकार से अधोमुखी निस्संदन के सिद्धांत के प्रति उनकी अनास्था को भी जाहिर करता है, क्योंकि देशी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जब शिक्षा को लागू किया जाएगा, पाश्चात्य जीवन मूल्यों की जब शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा का दायरा है वो काफ़ी व्यापक होगा। जबकि आंग्लीकरण की नीति के समर्थक लोगों का वो केवल समाज के छोटे से वर्ग को, बहुत सीमित मात्रा में लोगों को शिक्षित करना चाहते थे और वो ये मानते थे कि ये लोग बाद में जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर वो ले लेंगे। ठीक है, तो देशी शिक्षण संस्थाओं का भी कुछ उत्साही ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा समर्थन किया गया। प्राच्यवादी के समर्थकों के द्वारा मद्रास में मुनरो, मुंबई में एल्फिंस्टन और विलियम एडम की रिपोर्ट में भी देशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में शिक्षा व्यवस्था की एक दूरी रेखा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा बाद में पश्चिमोत्तर प्रांतों में जो टॉमसन ने शिक्षा के प्रसार के लिए देशी प्राथमिक स्कूलों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया और उन्होंने पाश्चात्य जीवन मूल्य है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के जो विचार है उनका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया और देशी प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था लागू की उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि पश्चिम के जीवन मूल्यों को भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से आसानी से सिखाया जा सकता है और देशी प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से भी योग्य भारतीय कार्मिक है वो तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी प्रशासकीय कार्यों में मदद ली जा सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन कार्यों को करने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं कि अंग्रेजी भाषा का ही ज्ञान होना आवश्यक है। बाद में विलियम थॉमसन का जो देशी प्राथमिक स्कूलों का जो प्रयोग है वो इतना पसंद किया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी है वो बंगाल और बिहार में भी इसे लागू करने की सिफारिश है वो कर देते हैं और इसका ये मॉडल इतना सफल था कि इसके अंतर्गत पहली बार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग है, उसकी एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की जाती है और उस एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से शिक्षा की नीति को लागू किया जाता है, योग्य कार्मिकों को तैयार किया जाता है, लोगों को जॉब मिलने लगता है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से वो परिचित हो जाते हैं बगैर अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाए भी। वो काम जब सफल हो जाता है तो लॉर्ड डलहौजी भी उसके इस मॉडल की काफ़ी प्रशंसा करते हैं
और इवन चार्ल्स वुड के जो एजुकेशन से संबंधित जो योजना आई थी, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, उसमें भी विलियम थॉमसन के देसी प्राथमिक स्कूलों के मॉडल को अपनाया गया और उसको लागू किया गया। लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी जॉब है, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने, जैसा कि 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा कर दी थी कि जो जितने भी जो सरकारी जॉब है उनको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि उस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इसने एक प्रकार से लोगों का देसी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के रुझान है उसको कम किया, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर हम देसी शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से अगर हम पाश्चात्य जीवन मूल्य, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और तौर तरीकों को अगर सीख भी जाएंगे तो हमें सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी नीति है वो अंग्रेजी भाषा के जानकारों के समर्थन में थी और वो ये कहती थी कि सरकारी जॉब पाने के लिए अंग्रेजी भाषा का आना आवश्यक है। और इसे सरकारी नीति बना दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 ईस्वी में। और 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने ये कह दिया था कि जिस व्यक्ति को सरकारी जॉब करना है उसको अंग्रेजी भाषा आनी अनिवार्य है। इसलिए लोगों ने, जो थोड़े बहुत लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को ज़्यादा प्रेफरेंस प्रदान की। लेकिन विलियम थॉमसन का भी अच्छा प्रयोग था। ये एक तरह से वो ये था कि इसके देसी प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को काफ़ी हद तक हासिल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी आखिरकार क्या था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा के संदर्भ में जो सबसे बड़ी जो व्यापक कार्य योजना पहली बार तैयार की गई वो चार्ल्स वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स वुड एक्चुअल में क्या होता है कि जब 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया और उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, और चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा नीति के संदर्भ में एक व्यापक कार्य योजना बनाई और उसकी ये जो कार्य योजना है वो जब पेश हुई तो उसे ही अपन कहते हैं वुड डिस्पैच। ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है माँ अधिकार घोषणा पत्र। एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र था जिसने भारत में शिक्षा के संदर्भ में एक व्यापक फ्रेमवर्क है वो तैयार किया, एक व्यापक जैसे कि ड्राफ्टिंग है इस वुड डिस्पैच के माध्यम से की गई थी। ये वुड डिस्पैच ही था जिसमें पहली बार, क्योंकि विलियम थॉमसन ने जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में देसी प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से भी पश्चिम के जीवन मूल्यों की शिक्षा दी थी और वहाँ के स्थानीय प्रांतों की जो सरकारी कार्मिकों की आवश्यकता को भी उन देसी प्राथमिक स्कूलों में पढ़े हुए लोगों के माध्यम से जब पूरा किया गया तो वुड डिस्पैच में उसका व्यापक असर है वो देखने को मिलता है। वुड डिस्पैच का जो एक बिंदु है वो इसी को समर्पित था जिसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ देशी शिक्षण व्यवस्था को भी अपनाने का प्रावधान है वो किया गया। और इसके साथ एक और बात कही गई वुड डिस्पैच में कि अब 5 प्रांत, क्योंकि उस समय प्रांत थे बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, यानी ब्रिटिश शासित भारत में उस समय 5 प्रांत थे। जब वुड डिस्पैच लाया गया 1854 ईस्वी में, उन 5 प्रांतों में प्रत्येक प्रांत में एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी और वो पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है एक लोक शिक्षा निदेशक के अधीन रहेगा और शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में ये रिपोर्ट हमेशा अपने उच्चस्थ अधिकारियों को समय समय पर भेजता रहेगा। तो शिक्षा के लिए पहली बार पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, लोक शिक्षा निदेशक है वो नियुक्ति की बात की गई वुड डिस्पैच में। वुड डिस्पैच में एक और बात की गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। और इसी का परिणाम ये हुआ कि जब 1854 में जब वुड डिस्पैच में ये बात की गई कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और ये विश्वविद्यालय क्या करेंगे कि डिग्रियों का वितरण करेंगे, परीक्षाओं का संचालन करेंगे। तो 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना है वो की जाती है। इसके अलावा विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित करने की बात है वो वुड डिस्पैच में दी, जिसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि शिक्षा के सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक स्कूल होंगे और प्राथमिक स्कूल के ऊपर मिडिल स्कूल होंगे, मिडिल स्कूल के ऊपर सेकेंडरी स्कूल होंगे, सेकेंडरी स्कूल के ऊपर अपन होंगे, फिर कॉलेज होंगे, कॉलेज के ऊपर यूनिवर्सिटी होंगे। तो इस प्रकार से शिक्षण संस्थानों की जो श्रृंखला है इस क्रमिक रूप में होगी, जिसमें प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने को प्रोत्साहन दिया जाएगा, हाई स्कूल में आंग्ल और भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि सरकार इतने स्तर पर अपने द्वारा सरकारी संस्थानों की
देखरेख नहीं कर सकती, इसलिए निजी प्रयत्नों से जो भी लोग शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना चाहता है उसको सरकार की तरफ से ग्रांट एड मिलेगा। तो इस वुड डिस्पैच में वो भी बात की गई, स्त्री शिक्षा की भी बात की गई, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की भी बात है इस वुड डिस्पैच में की गई। तो वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में एक बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें बाद में अमल किया गया और इसके बहुत अच्छे परिणाम हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार है उसने वुड डिस्पैच में भी अपने साम्राज्यिक उद्देश्यों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। उसके साम्राज्यिक उद्देश्य है हर प्रकार की नीति में हमेशा प्रधान रहे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो भी ये शिक्षा नीति जो लागू की गई अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन, वो हम कह सकते हैं कि कुछ अर्थों में वो पाश्चात्य शिक्षा थी, कुछ अर्थों में वो अंग्रेजी शिक्षा का मॉडल था, लेकिन जो भारतीय समाज सुधारकों की दृष्टि में वो आधुनिक शिक्षा थी। हम अंग्रेजों ने जिस रूप में वो लागू की उस रूप में अगर आधुनिक शिक्षा के तत्वों को देखें तो वो आधुनिक शिक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उस तरह के उद्देश्यों से प्रेरित होकर के उस शिक्षा को लागू नहीं किया। लेकिन भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधारकों के संदर्भ में वो एक आधुनिक शिक्षा थी, क्योंकि उन्होंने आधुनिक शिक्षा के तत्वों के आधार पर अपने समाज का धार्मिक और सामाजिक जागरण का काम है वो किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो शिक्षा व्यवस्था जो लागू की गई थी, पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, वो उनकी सोच के कारण से और उन्होंने भारत में जिस प्रकार का सामाजिक और धार्मिक जागरण किया, भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए जो प्रयत्न किए, उसने उस पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को अपने संदर्भ में आधुनिक शिक्षा के रूप में कन्वर्ट कर लिया, अर्थात उसको आधुनिक शिक्षा के नाम से अभिहित किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें महीन विभाजक रेखा है कि पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए थी, पाश्चात्य शिक्षा है पाश्चात्य जीवन मूल्य और तौर तरीकों से परिचित कराने के संदर्भ में थी, और आधुनिक शिक्षा उन भारतीय लोगों की थी जो कि तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद और धर्मनिरपेक्षता की नीति के आधार पर, धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर अपने समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। उनके धार्मिक जीवन में जो गतिरोध आ गया था, जो ठहराव आ गया था, उनमें वो सुधार करना चाहते थे। उनके लिए ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था थी जिसने पश्चिम के उन्नत जीवन मूल्यों से भारतीयों का परिचय करवाया। तो इस शिक्षा का अगर हम ढांचे की बात करें और खाका, इसके लक्ष्य, इसकी पद्धतियां और इसका पाठ्यक्रम की पूरी रचना है वो साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। ये अलग बात है कि भारत के जो प्रबुद्धशाली वर्ग ने जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी साहित्य उनके पढ़ने में आया, पश्चिम के तौर तरीके और जीवन मूल्य और पश्चिम की विचारधाराओं से जब उनका परिचय हुआ, तो उन्होंने इसी अंग्रेजी शिक्षा को अपने लिए आधुनिक शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करके एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बाद में विभिन्न स्तरों पर चुनौती देने का काम किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वास्तविक चरित्र है इस आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों ने उसको उजागर किया। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य का जब भारत में शिक्षा व्यवस्था को लागू की गई तो उसका इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद फैले, भारत के लोग मानववाद के आधार पर अपने अधिकारों की मांग करें, भारत के लोग तर्क करें, भारत के लोग विज्ञानवाद की ओर उन्मुख हो और भारत के लोग अपने राष्ट्र को प्रगतिशील बनाएं। ऐसा कोई उद्देश्य उस समय साम्राज्यवादियों का नहीं था। लेकिन भारत के लोगों को ने उसको पॉजिटिव वे में लिया और अपने राष्ट्र को एक मॉडर्न बनाने के रास्ते पर अग्रसर किया, हालांकि उसकी भी कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएं थी। इस पूरी की पूरी जो पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का जो ढांचा है उसमें देखा जाए तो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, क्योंकि अंग्रेजों के लिए स्त्रियों को शिक्षित करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि स्त्रियों से कार्मिक के रूप में सेवाएं नहीं ली जा सकती थी। तो स्त्रियों की शिक्षा पर किए गए निवेश को वो टोटल वेस्टेज मानते थे, इसलिए स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा है वो कंपनी शासन के अधीन है, वो पूरी तरह से की गई। थोड़े से वर्ग को शिक्षित करने पर ध्यान दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो कम कीमत पर, कम वेतन पर सरकारी कार्मिक के रूप में वो उनके लिए सेवाएं कर सके। अब इस टॉपिक से संबंधित अगर हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें तो ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं वो उलझी हुई हैं और हमारी इसमें क्लैरिटी भी नहीं होती। जब भी हम बात करते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ का श्रेय या भारत में अंग्रेजी पैटर्न पर आधारित शिक्षा व्यवस्था देने का काम किसने किया, तो आपको जो मैंने बताया कि मिशनरियों के द्वारा चैरिटी स्कूल के माध्यम से वो काम किया गया। सबसे पहले मिशनरी स्कूल कहाँ खोले गए,
तो हम कह सकते हैं कि वो मद्रास की डेनिस बस्ती से प्रारंभ हुए। और श्रीरामपुर की त्रेई के नाम से किसको जाना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत किसने की? वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत कंपनी ने पहली बार सरकारी तौर पर शिक्षा के लिए खर्च करने की जिम्मेदारी ली? और सामान्य जन शिक्षा समिति क्या थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे? और प्राच्यवादियों का रुख किस ओर था, आंग्लवादियों का किसका ओर था? और 1835 ईस्वी में जो मैकाले ने अपना जो ड्राफ्ट है वो पेश किया, उसमें किस प्रकार के वक्तव्यों को उसने प्रकट किया? और आंग्लीकरण की शिक्षा के समर्थन में कौन से तर्क है वो पेश किए? विलियम एडम की देसी शिक्षा का मॉडल है वो क्या था? और इसके बाद में 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच में कौन सी व्यवस्था की गई? भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कब की गई? इसके अलावा एक ही साथ एक और बात मैं इस व्याख्यान में आपसे शेयर करना भूल गया कि जो थॉमसन ने जो देसी प्राथमिक स्कूलों का जो मॉडल अपनाया था उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी उन्होंने तवज्जो दी थी, उसने तकनीकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया था। और ये थॉमसन के ही प्रयास थे जिसके कारण से 1857 ईस्वी तक भारत का एकमात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की में उसके द्वारा ही स्थापित किया जाता है। और उस समय केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, व्यावसायिक शिक्षा की वैसे उपेक्षा की गई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास 1857 ईस्वी तक सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे। और रुड़की का जो एकमात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो विलियम थॉमसन के प्रयासों से स्थापित किया गया। तो इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक प्रश्न हैं, वो किसी भी रूप में पूछे जाएं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।